हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। तो मेन जो टॉपिक आज होंगे वो ये होंगे। सबसे पहला रीजन कि ये स्टॉक जो है तकरीबन अपने लाइफ टाइम हाई से 33% के करीबन नीचे गिर चुका है। तो क्यों गिरा है, मतलब इतनी कम ड्यूरेशन में इतना ये स्टॉक नीचे क्यों आया। दूसरा, इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए। तीसरा, क्या ये करंट लेवल पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इंडिकेशन चार्ट के अंदर क्या बन रहे हैं, फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस क्या है, वो सारी बातें आज इसके अंदर हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे शाम को 7 बजे और 9 बजे हम एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें काम की बात मार्केट से रिलेटेड हम करते हैं। कल मैंने इंडिया मार्ट का एनालिसिस किया था, उसके पहले जेएसडब्ल्यू इस्पात, स्पेल, एचसीएल टेक्नोलॉजी, वैभव ग्लोबल, बहुत सारे तकरीबन 115 के करीबन यहाँ पे स्टॉक्स जो एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ काम की बात जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब चलते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में। बिजनेस के अंदर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि बिजनेस ऑलरेडी हमें पता है कि बैंकिंग सेक्टर किस तरीके से काम करता है, क्या बैंकिंग के अंदर क्या फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, सारी सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती हैं बैंक्स, वो सारी चीजें इस बैंक में भी होती हैं। तो इसके अंदर ज्यादा बात करने को कुछ है नहीं। तो ये बात तो इसके बिजनेस के रिगार्डिंग हो गई। एक बिजनेस बैंक ने काफी पिछले कुछ टाइम में काफी अच्छी ग्रोथ बैंक ने दिखाई है। सारी चीजें बैंक के अंदर, इस बैंक के अंदर काफी अच्छी हुई, लेकिन अभी जो है फिर भी 33% के करीबन स्टॉक जो है नीचे यहाँ पे जाके ट्रेड कर रहा है। तो उसका क्या रीजन है, तो उसका रीजन समझने के लिए हम सबसे पहले फंडामेंटल्स में चलते हैं। और फंडामेंटल्स में मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर उसकी बात करूंगा। तो यहाँ पे जो है मार्केट कैप इसका जो है तकरीबन 28,500 करोड़ है। करंट प्राइस 45.8 यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से अभी भी काफी अच्छे लेवल पे जो है ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे काफी अच्छा स्कोप जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर, यहाँ पे अच्छा खासा स्कोप इसको नजर आता है। तो उसमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 37% है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, वो अच्छी बात है। आरओसी बैंकिंग सेक्टर में वैसे आरओसी हम इतना देखते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे आरओसी पर ट्रेड कर रहा है। डेट कंपनी के ऊपर तकरीबन यहाँ 8 का डेट है, लेकिन यहाँ पे जो है बैंकिंग सेक्टर की जो भी स्टॉक होते हैं उसके अंदर डेट भी काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि लेंडिंग मनी जो होती है वो एज ए बोरोइंग शो करते हैं। तो वो भी यहाँ पे जो है काउंट करने की यहाँ पे कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे तो सारी चीजें ठीक है, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग थोड़ी कम है, उसके अंदर देखेंगे नीचे क्या होल्डिंग के अंदर डिटेल में क्या है सारी चीजें। अब यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स में आ गया हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो रेवेन्यू जो इनका है वो अच्छा खासा यहाँ पे 4,000 मोर स्पेसिफिकली 4,089 करोड़ का यहाँ पे है। इंटरेस्ट कंपनी ने जो है कमी पे किया है यहाँ पे। उसके अलावा देखेंगे फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है यहाँ पे अच्छे खासे, पहले भी माइनस में थे लेकिन अब यहाँ पे अच्छे खासे डबल से भी ज्यादा नंबर, यहाँ पे 2.5 गुना नंबर यहाँ नजर आ रहा है। अदर इनकम की बात करें तो वो भी यहाँ पे ठीक है, कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें वो इसके अंदर कम हुआ है, नेट प्रॉफिट देखे जाए तो वो कम हुआ है। तो यहाँ पे अब रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू सारा ठीक है, एक्सपेंसेस भी तकरीबन जो है यहाँ पे एक्सपेंसेस जरूर थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, लेकिन इतने इंक्रीज नहीं हुए हैं कि इस तरीके से जो है प्रॉफिट्स के अंदर इनके कमी आ जाए। तो अब यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है मैं बताता हूँ। इसका रीजन होता है कि इन्होंने जो है प्रोविजनिंग की है। प्रोविजनिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जब कभी भी बैंक्स के जो भी नेट प्रॉफिट होता है, जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पार्ट जो है वो वहां से वो निकाल देते हैं, उसको अलग रखते हैं। वो अलग क्यों रखा जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आशंका होती है कि यहाँ पे हमारे जो है कुछ गलत चीजें जो है, अनसर्टेनिटी, कुछ गलत चीज बैंक के अंदर हो सकती है। गलत इन द सेंस कि एनपीएस वगैरह इंक्रीज हो सकते हैं, एक बैड टाइम आ सकता है। तो उसके लिए वो जो कुछ अमाउंट होता है जो नेट प्रॉफिट में से निकालते हैं उसको प्रोविजनिंग कर देते हैं, राइट। तो जब वो प्रोविजनिंग नेट प्रॉफिट में से कर देते हैं तो वो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कम हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ पे नंबर सारे सही हैं, फिर भी यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर फाइनेंशियल प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखेंगे, नेट प्रॉफिट जो कि प्लस में हुआ करता था वो यहाँ पे माइनस के अंदर हुआ। माइनस के अंदर ये नहीं हुआ कि इनके बिजनेस में कोई कमी आई है, यहाँ पे कमी आई है। ये जो चीजें हुई है वो हुई है कि इनको आशंका है कि हमारे एनपीएस बढ़ सकते हैं, एनपीएस ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है एनपीएस का नंबर भी यहाँ पे ज्यादा है। अगर आप देखेंगे जून 2021 के अंदर अच्छे खासे एनपीएस जो है 4.61 हो गया है ग्रोस एनपीए, और नेट एनपीए जो है वो 2.32 हो गया। तो वो पहले से ही प्रोविजनिंग करके रखते हैं उन चीजों की। तो उस वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में क्यों कमी यहाँ पे माइनस में दिख रहा है, तो वो इसका ये रीजन, राइट। दूसरा रीजन क्या है कि जाहिर सी बात है एनपीएस यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, नो डाउट, और अच्छे खासे एनपीएस जो है यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं, जो कि 4.61% जो नंबर ग्रोस एनपीएस काफी होता है, और नेट एनपीएस भी जो है 2.32% जो है वो भी काफी होता है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है
कि जिस तरीके से यहाँ पे एनपीएज इंक्रीज हुए हैं, जिस तरीके से बैंक ने प्रोविजनिंग की, तो उस हिसाब से जितना शेयर यहाँ पे करेक्ट हो चुका है तो वो क्वाइट इनफ है। एक यहाँ पे अच्छा टाइम है उसको कंसीडर करने का कि नहीं है या फिर और ये गिर सकता है। तो एक अच्छे भाव पे करंट भाव जो है वो सही भाव है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें एनालिसिस करना जरूरी है। तो उसके बारे में मैं टेक्निकल्स में बात करूंगा। क्विकली जो है फंडामेंटल के अंदर देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की यहाँ पे बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो है यहाँ पे अच्छा खासा जो अगर यहाँ पे देखेंगे तो फाइनेंशियल प्रॉफिट यहाँ पे जो है यहाँ पे माइनस में है, जो काफी प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे डिक्रीज हुआ है करंट ईयर के अंदर, जो कि प्लस में था माइनस के अंदर हो गया। नेट प्रॉफिट के अंदर भी सेम कहानी है। तो डिविडेंड कंपनी नहीं देती है। बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में 21 का डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेटा सारा जो है मुझे लगता है सही आएगा। बोरोइंग भी अच्छी खासी है, मतलब अच्छा खासा पैसा है बैंक के पास में, नो डाउट। और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी के पास ठीक ठाक है और ये नंबर ठीक ही होंगे। बस रीजन जो मैंने आपको बताया वही रीजन यहाँ पे होंगे। कैश फ्लो की बात की जाए, कैश फ्लो भी यहाँ पे सही है। रेशियो की बात की जाए तो रेशियो भी यहाँ पे जो है जो आरओसी जो दिखाया था वो दिखाया था ऊपर 6-7% के करीबन, राइट। तो वो भी सॉरी, आरओसी के नंबर यहाँ पे नहीं है, ये आरओई का नंबर है। आरओसी का नंबर 7% के करीबन है। प्रमोटर होल्डिंग, यहाँ पे होल्डिंग की बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपनी एक होल्डिंग कम की। ये भी एक रीजन यहाँ पे नजर आता है कि इस वजह से जो है स्टॉक यहाँ पे जो है नीचे गिर रहा है। एफआईआई की बात करें तो एफआई अब लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग हैंड के पास में से स्टॉक गया तो दूसरे के पास में आया। तो यहाँ एफआईआई ने अपना जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाया है। डीआईएस ने भी अपनी होल्डिंग यहाँ पे बढ़ाई जून 2021 के अंदर, और गवर्नमेंट के पास में भी कुछ होल्डिंग है। पब्लिक के पास में 32.21% है, जो कि इन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे पब्लिक ने डिक्रीज की है। जिसके अंदर भी बड़े प्लेयर्स के पास में भी यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7.5% की इनके पास में है, तो तकरीबन 9 से 10% के पास में पब्लिक के पास में होगा। तो यहाँ पे तकरीबन जो है 20 से 22% की होल्डिंग जो है पब्लिक के पास में नजर आती है। पब्लिक की होल्डिंग में कमी आई है, वो अच्छी बात है, इंक्रीज नहीं हुई। मतलब यहाँ पे प्रमोटर्स के पास में जो इनकी होल्डिंग कम हुई थी वो होल्डिंग सीधी सीधी यहाँ पे आई है, जो कि एफआईआई के पास में आई है। तो उसके अंदर भी कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यहाँ पे रीजंस क्या है कि पहला रीजन तो प्रोविजनिंग मैंने आपको बताया। यहाँ पे एनपीएज इनके इंक्रीज हुए हैं। एनपीएज इंक्रीज हुए तो उसके बाद में जो है वो सारी चीजें जो है यहाँ स्टॉक के अंदर भी दिख रही हैं। अच्छे खासे करेक्शन के अंदर जो है स्टॉक यहाँ पे अवेलेबल है। 33% का करेक्शन बहुत होता है एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के साथ में। कंपनी में बात करें तो एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे इंक्रीज होता है। अब चलते हैं टेक्निकल्स में कि टेक्निकल्स में क्या है। यहाँ पे और चांसेस हैं कि स्टॉक और गिर सकता है, कि यहाँ पे अब यहाँ पे सही लेवल पे है यहाँ पे बाइंग करने का। वो सारी चीजें जो है वहां पे जाके देखेंगे। तो वहां पे जाने से पहले इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। अब चलते हैं टेक्निकल्स के अंदर। तो टेक्निकल्स के अंदर मैं सबसे पहले तो इसका एनालिसिस करने से पहले आपको एक बात बताता हूँ। पिछले जो क्वार्टर के अंदर बंधन बैंक के अंदर भी जो है यही कहानी हुई थी। बंधन बैंक के अंदर जो है एनपीएस तकरीबन 4% के करीबन यहाँ पे नेट एनपीएस थे। एक शार्प डिक्लाइन जो है बंधन बैंक के अंदर आया, बहुत ज्यादा स्टॉक नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद में मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि देखिए, जो जाहिर सी बात है अगर नेट एनपीएज होते और ये जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम होती, और प्रॉब्लम होने के बाद में भी स्टॉक अगर यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होता या फिर थोड़ा बहुत करेक्ट होता, तो वहां पे वरी करने की जरूरत थी कि हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो उन रीजंस की वजह से उन रीजंस को जस्टिफाई करता है और जस्टिफाई करके वो इतना करेक्ट हो चुका है, 33% का करेक्शन जो है बहुत होता है, देन इट शुड बी ए गुड टाइम टू कंसीडर अकॉर्डिंग टू मी, राइट। सेम स्टोरी मैंने बंधन बैंक में आपको बताई थी। उसके बाद में देखिए बंधन बैंक जो है अच्छे खासे तरीके से उसने रिकवर किया और अच्छे खासे प्रॉफिट उसने कमाया, अगर वो नीचे वाले लेवल्स पे किसी ने जो है उसके अंदर पोजीशन बनाई होगी तो, राइट। सेम स्टोरी यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या चीजें निकल के आती हैं। तो यहाँ पे 33% के करेक्शन पे ऑलरेडी स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तकरीबन तकरीबन जो है 35% का जो है करेक्शन जो है स्टॉक के अंदर हो सकता है, जो कि जितने एनपीएस के जितना प्रोविजनिंग की चीजें थी उसको ये जस्टिफाई करता है। और इतना करेक्शन अगर इतने एनपीएस में हो जाए तो मुझे लगता है कि सही भाव पे ये स्टॉक जो है यहाँ अवेलेबल है। ये मैं बात कर रहा हूँ वैल्यूएशन के हिसाब से, भाव के हिसाब से, जिस तरीके से जो चीजें गलत हुई उस हिसाब से कितना ये नीचे आया उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, राइट। अब टेक्निकल्स के अंदर बात करते हैं। तो टेक्निकल्स के अंदर जो है कंडीशन थोड़ी सी खराब है। खराब क्यों है कि देखिए इसने जो है यहाँ पे 50 डीएमए को भी तोड़ा, फिर 100 डीएमए को भी तोड़ा, उसके बाद में 200 डीएमए को भी ये क्रॉस कर चुका है, राइट। तो जब जो 200 डीएमए होता है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, नो डाउट, और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो वहां पे अगर इसने ब्रेक किया तो उसके अंदर क्लियर कट इंडिकेशन होता है कि ये स्टॉक जो है यहाँ पे जो है और करेक्ट हो सकता है, नो डाउट।
अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन के अंदर देखें तो अभी कोई भी इस तरीके की कैंडल यहाँ पे नहीं बनी है पिछले 3-4 दिनों में, जो कि ये इंडिकेट करे कि स्टॉक जो है रिवर्स गियर में अब जाने वाला है, राइट। देखिए क्या होता है, जब बहुत ज्यादा करेक्शन होता है, एक अच्छी तरीके से करेक्ट होती हैं चीजें, तो फिर क्या होता है, अगर वहां पे रिवर्सल का इंडिकेशन होता है तो वहां पे क्या होता है, एक दिन 2 दिन क्या है, फ्लैट रहता है, वो स्टॉक बिल्कुल फ्लैट रहता है, एक डोजी कैंडल बनाएगा यहाँ पे या बीच वाले लेवल पे फ्लैट रहेगा, ग्रीन में हो चाहे वो रेड के अंदर, मतलब यहाँ पे अब जितना जो होना चाहिए था, जितनी सेलिंग होनी चाहिए थी, वो सारी चीजें हो गई। उसके बाद में फिर जो क्लियर कट इंडिकेशन देता है, उसके बाद में बुलिश कैंडल बनाता है, इसका मतलब ये है कि अब चीजें सही हो गई हैं, अब यहाँ पे जो है बायर्स आ गए हैं और ये स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको कंसीडर ना किया जाए, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। उसका रीजन ये है कि तकरीबन तकरीबन ये उस लेवल पे अब आ चुका है जहां पे इसको एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे मिलने वाला है, और अगर ये इस सपोर्ट को सस्टेन नहीं करता है, यहाँ पे ये यहाँ से रिवर्स नहीं जाता है, तो फिर यहाँ पे अच्छा खासा फॉल जो है इसके अंदर देखने को मिल सकता है, जो कि इस लेवल तक 38 के लेवल तक हो सकता है, राइट। तो अभी जिस जगह पे ये है, नो डाउट इसने अच्छे खासे सपोर्ट लेवल यहाँ से ब्रेक किए हैं, फिर भी यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब यहाँ पे इसको मिलेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ओनली फॉर मिल गया और वहां पे हम कंसीडर करें, वहां पे कंसीडर नहीं करना है। अब यहाँ पे अगर आने वाले 1-2 दिन में, कल या परसों, यहाँ पे कुछ इंडिकेशन ऐसा होता है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनती है या फिर यहाँ पे फ्लैट रहती हैं चीजें, तो वहां पे एक इंडिकेशन होगा कि यहाँ से अब जो है सेलर्स निकल चुके हैं और यहाँ पे बायर्स की एंट्री होने वाली है, और अब वो रिवर्स ट्रेंड में जा सकता है। अगर वो बनने के बाद में भी अगर स्टॉक नीचे गिरता है तो कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा 2-3-4-5% करेक्ट होगा, उसके बाद में करेक्ट नहीं हो सकता। क्योंकि अगर तो यहाँ पे काम कैसे करें, काम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, पहली चीज तो इसको वॉच करिए 1-2 दिन, और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किस तरीके का मूवमेंट जो है अगले 1-2 दिन में रहते हैं। क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब सपोर्ट मिलता है इस तरीके की चीजों में, तब वहां पे जो चीजें हैं एक रिवर्स गियर में जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हमें कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहले हम उस इंडिकेशन का वेट करेंगे, और वो इंडिकेशन यहाँ पे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यहाँ पे अभी आने वाला है, और यहाँ पे कुछ ना कुछ, और लेकिन ये सपोर्ट की जो रेंज है अगर आप देखेंगे तो ये रेंज इटसेल्फ जो है तकरीबन तकरीबन 5 से 7% की रेंज है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इस लेवल पे ये रिवर्स ना हो, थोड़ा और नीचे जाके हो, यहाँ पे जाके हो, तो उस तरीके से जो है यहाँ पे जो है चीजें जो है रिवर्स ट्रेंड में आएंगी, लेकिन एक इंडिकेशन हमें मिले तब जाके हमें इसके अंदर पोजीशन बनानी है। दूसरी अप्रोच क्या फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ आप जो है अपनी पोजीशन बना सकते हैं। पोजीशन बनाने के अंदर लगभग जैसे आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 10 रुपए या 20 रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जब अगर थोड़ा नीचे और आता है तो वहां पे 10-20 रुपए इन्वेस्ट कीजिए, या फिर ऊपर भी चला जाता है तो वहां पे एक इंडिकेशन होगा वहां पे इन्वेस्ट पोजीशन बनाने, तो वहां पे 10-20 रुपए के करीबन इन्वेस्ट कीजिए, और ये अच्छा खासा एक अप ट्रेंड में जब जाएगा, जब यहाँ पे ये 200 डीएमए को यहाँ से ब्रेकआउट देगा। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे 200 और 50 दोनों के जो है यहाँ पे सेम ही लेवल पे जो है यहाँ पे डीएमए मीट कर रहे हैं, तो यहाँ से दोनों से एक तरीके से जब ये यहाँ से निकलेगा तब ये अच्छे खासे अप ट्रेंड में जा सकता है, लेकिन उसकी आशंका आने वाले टाइम में थोड़ा सा कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे अब ये कुछ टाइम तक साइडवेज रहेगा, साइडवेज होने के बाद में ही ये अप ट्रेंड के लिए जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से काम करना चाहते हैं कि आपको लगता है कि यहीं से वापस रिवर्स ले सकता है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पे एक इंडिकेशंस का वेट कीजिए और उसके बाद में जो है अपनी पोजीशन बनाइए। उसके पहले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस करने की जरूरत है तो वहां पे वॉच करने की जरूरत है। सेम एनालिसिस मैंने बंधन बैंक में किया था, सेम एनालिसिस मैंने एयू बैंक में किया था, एयू के अंदर भी सेम कहानी थी। अगर आप चाहें तो पीछे जाके बंधन बैंक और एयू बैंक के वीडियोस देखिए, सेम वहां पे भी कहानी थी और सेम इसी तरीके से जो है चीजें वहां पे गई। तो वरी करने की जरूरत नहीं है। जिसके पास में, मुझे पता है कि बहुतों के पास में ऊपर की होल्डिंग होगी, तो उनको अब अगर यहां तक उन्होंने होल्ड करके रखा है तो थोड़ा और होल्ड कीजिए। और नई पोजीशन बनाने वालों के लिए जो है वो ये है कि अभी पोजीशन ना बना के थोड़ा सा इसको वॉच कीजिए 2-4 दिन किस तरीके से बिहेव करता है। उसके बाद में जब ये क्लियर कट इंडिकेशन आए ऊपर जाने के लिए, रिवर्स ट्रेंड में जाने के लिए, उसके बाद में जो है अपनी पोजीशन बनाइएगा। आई होप कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। कल वापस मिलेंगे एक नए एनालिसिस के साथ में, एक नई वीडियो के साथ में। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं कि
क्योंकि हम लोग जो है बहुत सारे स्टॉक्स का ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपको किसी भी एक नए स्टॉक के अंदर जाना, क्योंकि रिपीटेडली मेरे पास क्वेरी आती है कि राहुल भाई इसका एनालिसिस कीजिए, इसका कीजिए, तो लेकिन उनका मैं ऑलरेडी कर चुका होता हूँ। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे जाके जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप अगर टाइप करेंगे कि JSW इस्पात शेयर का करेंगे और यहाँ पे अगर मेरा नाम डाल देंगे सिर्फ, तो आपको मेरा जो वीडियो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके आप अगर डालेंगे इंडिया मार्ट डालेंगे और यहाँ पे अगर राहुल डाल देंगे लास्ट में, तो मेरा वीडियो जो है आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप जो वीडियोस को सर्च कर सकते हैं, तो जो भी एनालिसिस जो मैंने किए हैं वो सारे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गई बात आज की। कल वापस मिलेंगे एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नए एनालिसिस के साथ में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। इन द मीन टाइम टेक केयर, बाय बाय।